नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो पर्स में नोट पड़ा है या बैंक अकाउंट में जो नंबर्स दिखते हैं, उनकी असली कीमत है क्या? मतलब ये सिर्फ कागज का टुकड़ा या कुछ डेटा ही क्यों नहीं है? आज ना हम पैसे की हजारों साल पुरानी बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। बिल्कुल पत्थर और अनाज वाले जमाने से लेकर आज की क्रिप्टो करेंसी तक। और यकीन मानिए, ये कहानी समझना आपको एक बेहतर निवेशक बनने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये जो कागज का नोट है, इसको इसकी कीमत आखिर देता कौन है? ये बस एक कागज का टुकड़ा बनकर क्यों नहीं रह जाता? देखिए, इसका जवाब ना किसी सोने चांदी में नहीं, बल्कि हम सबके भरोसे और हजारों साल के इतिहास में छिपा है। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो मुद्रा यानी कि करेंसी बस लेन देन का एक जरिया है। लेकिन ये तभी काम करता है जब हम सब ये मान लें कि हाँ, ये काम करेगा। जरा सोचिए, अगर कोई दुकानदार आपसे नोट लेने से ही मना कर दे तो? इसीलिए इस भरोसे को बनाए रखने के लिए पैसे को 3 बहुत जरूरी काम करने पड़ते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, ये विनिमय का माध्यम है, मतलब आप इससे कुछ भी खरीद सकते हैं, सब्जी से लेकर कार तक। दूसरा, ये मूल्य का भंडार है, यानी आप आज कमाकर पैसा बचा सकते हैं ताकि कल उसे खर्च कर सकें। और तीसरा, ये खाते की इकाई है। इसी से तो हम तय करते हैं कि भाई 1 किलो सेब 100 रुपए का है और एक फोन 20,000 का। और हां, याद रखिए, ये तीनों काम सिर्फ और सिर्फ हमारे भरोसे पर ही चलते हैं। तो सवाल ये है कि ये भरोसा आया कहां से? चलिए जरा टाइम मशीन में बैठकर हजारों साल पीछे चलते हैं। उस दौर में जब पैसा था ही नहीं, तब लोग आखिर व्यापार करते कैसे थे? आइए देखते हैं कि इसका पहला समाधान क्या निकला। तो देखिए, सबसे पहली व्यवस्था थी बार्टर सिस्टम की, यानी वस्तु विनिमय। हिसाब एकदम सीधा था। मेरे पास गेहूं है, आपके पास दूध है, तो हमने आपस में अदला बदली कर ली। लेकिन जरा सोचिए, अगर मुझे दूध चाहिए पर आपको गेहूं नहीं, जूते चाहिए। बस यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग। मतलब दो ऐसे लोगों का मिलना जिनके पास एक दूसरे की जरूरत का सामान हो, बहुत ही मुश्किल था। तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए लोगों ने वस्तु मुद्रा यानी कि कमोडिटी मनी का इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसी चीजें जो लगभग सबको चाहिए थी, जैसे नमक, गाय बैल या फिर अनाज। और एक मजेदार बात बताऊं, अंग्रेजी का जो शब्द है सैलरी, वो लैटिन शब्द सैलरियम से आया है, जिसका मतलब होता था सैनिकों को नमक के रूप में मिलने वाला पेमेंट। खैर, आखिरकार लगभग 600 ईसा पूर्व में लिडिया, जो आज का तुर्की है, वहां दुनिया के पहले धातु के सिक्के बनाए गए। सिक्कों के आने से वजन और शुद्धता वाली समस्या तो हल हो गई, जिससे व्यापार बहुत आसान हो गया। लेकिन अब एक नई मुश्किल पैदा हो गई। अगर आपको कोई बड़ी खरीदारी करनी हो, तो आप बोरियों में भरकर सिक्के कैसे ले जाएंगे? ये बहुत भारी भी था और खतरनाक भी। बस इसी मुश्किल ने पैसे के सफर में अगली क्रांति को जन्म दिया। और यहीं से एंट्री होती है कागजी मुद्रा की। ये एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया था जिसने लेन देन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कागजी नोट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले चीन में शुरू हुआ। ये असल में एक रसीद की तरह थे। मान लीजिए आपने अपना सोना किसी सुनार या बैंक के पास सुरक्षित रख दिया और उसने आपको एक रसीद दे दी। अब आप व्यापार करने के लिए उस भारी भरकम सोने की जगह वो हल्की फुल्की रसीद इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही था कागजी नोट का शुरुआती रूप। और इसी आइडिया ने गोल्ड स्टैंडर्ड की नींव रखी, जहां हर नोट सोने की गारंटी देता था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में ऐसा था कि हर नोट के पीछे सोना रखा होता था। इससे मुद्रा स्थिर तो रहती थी, लेकिन सरकारें अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकती थीं, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाती थी। इसके एकदम उलट है आज की फियाट मुद्रा। फियाट एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है आदेश, यानी ये वो पैसा है जो सिर्फ सरकार के आदेश और हमारे भरोसे पर चलता है। इसके पीछे कोई सोना नहीं होता। हाँ, ये कम स्थिर है, पर इससे सरकारों को अर्थव्यवस्था को संभालने में ज्यादा आजादी मिल जाती है। और फिर आया साल 1971। ये तारीख आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ थी। इसी साल अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर का सोने से कनेक्शन हमेशा के लिए तोड़ दिया। बस इस एक फैसले ने गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया और आज के फिएट मनी के दौर की शुरुआत हुई, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपना लिया। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि आज हम जो भी नोट या सिक्के इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार कहती है कि है, और हम सब इस बात पर भरोसा करते हैं। भारत में इसी भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की है।
अब हम आ पहुंचे हैं पैसे के सफर के सबसे तेज और सबसे रोमांचक मोड़ पर। कागज की दुनिया से निकलकर पैसा अब हमारी स्क्रीन्स पर आ गया है और हर रोज इसके नए नए रूप सामने आ रहे हैं। चलिए इसको 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जैसे आपके कार्ड्स, नेट बैंकिंग या यूपीआई। ये आपके बैंक में रखे रुपए का ही एक डिजिटल रूप है। फिर आया दूसरा रूप, क्रिप्टो करेंसी, जैसे बिटकॉइन। ये किसी सरकार या बैंक के कंट्रोल में नहीं होती, ये एक ग्लोबल नेटवर्क पर चलती है। और अब तीसरा और सबसे नया रूप है सीबीडीसी, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे भारत में डिजिटल रुपया भी कहते हैं। ये आरबीआई द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा है। अब देखिए, इन दोनों में फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत होती है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड। इसे कोई एक संस्था कंट्रोल नहीं करती और इसी वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। वहीं भारत का जो डिजिटल रुपया या सीबीडीसी है, वो पूरी तरह से आरबीआई के कंट्रोल में है। ये केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज्ड है और इसकी कीमत भी हमारे कागजी नोट जितनी ही स्थिर है। आसान भाषा में कहें तो ये बस रुपए का एक डिजिटल अवतार है। तो पैसे के इस हजारों साल के इतिहास से हमें और आपको क्या सीखना चाहिए? ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये आपकी मेहनत की कमाई को बचाने का एक बहुत जरूरी सबक भी है। फिएट करेंसी यानी जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन है महंगाई, जिसे हम मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि समय के साथ आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम होती जाती है। जो चीज़ आज 100 रुपए की है, हो सकता है अगले साल वो 107 रुपए की मिले। आपका 100 का नोट तो वही रहा, पर उसकी कीमत घट गई। तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? इसका जवाब भी इतिहास में ही छिपा है। अपनी सारी कमाई को सिर्फ कैश या बैंक में रखने के बजाय उसे ऐसी चीजों में लगाइए जो महंगाई को मात दे सकें, जैसे सोना, जमीन जायदाद या फिर अच्छी कंपनियों के शेयर्स। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपका अपना ज्ञान और आपका कौशल। इस पर किया गया निवेश आपको हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। तो हमने अनाज से शुरू होकर डिजिटल रुपए तक का पूरा सफर देख लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? क्या दुनिया एक ही ग्लोबल डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भविष्य ही देगा।